नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED-SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 में यूनिट 4 है नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए नेटवर्किंग। 4 यूनिट में इसके पहले आप लोग को 4.1, 4.2 ऑनलाइन टीचिंग आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आज जो चर्चा होगी 4 यूनिट की सब यूनिट 4.3, जिसमें है कोलाबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क। कोलाबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहयोगी शिक्षण और सामूहिक कार्य। ठीक है, सहयोगी शिक्षण और सामूहिक कार्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सहयोगी शिक्षण एक क्रमबद्ध शैक्षणिक रणनीति है जो एक सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के छोटे समूह को एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शब्द सहयोगी शिक्षण को प्रायः सहकारी शिक्षण शिक्षा के एक पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक अलग रणनीति है जो एक व्यापक श्रेणी के समूह अंतःक्रिया को सम्मिलित करती है ना। जैसे शिक्षण समुदायों का विकास करना, विद्यार्थी शिक्षक पर चर्चा को प्रेरित करना, तथा इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, या किसके अनुसार है, ब्रूफी 1993 के अनुसार। ये दोनों उपागम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी जुड़ाव के महत्व पर बल देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सहयोगी शिक्षण का तात्पर्य है कि सहयोगी शिक्षण एक क्रमबद्ध एवं शैक्षणिक रणनीति है। अर्थात यह क्या करती है, क्रमबद्ध का मतलब है सीरियल से, क्रमबद्ध तरीके से एक प्रकार से यह रणनीति है जो एक सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात सभी सार्वजनिक लक्ष्य मतलब सभी को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, विद्यार्थियों के छोटे समूह को एक साथ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात जो छोटा विद्यार्थियों का छोटा समूह बनाया गया है, उन छोटे समूह के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मतलब सभी बच्चों को एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए, अर्थात विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य दिया गया है, बच्चों को जो भी कार्य दिया गया है, अर्थात मान लीजिए एक छोटे समूह को कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, तो वो क्वेश्चन को जो छोटा समूह है सभी बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, या अर्थात ये सवाल दिया गया है इस सवाल को कैसे इस सवाल को कैसे लगाया जाए, है ना, इसको कैसे हल किया जाए। तो ये छोटा समूह क्या करता है, उस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। किसके अंतर्गत ये होता है, सहयोगी शिक्षण के अंतर्गत होता है ना। सहयोगी शिक्षण को हम सहकारी शिक्षा भी कह सकते हैं, है ना। इसलिए सहयोगी शिक्षण के लिए क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत सभी बच्चे क्या करते हैं, मिलकर आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। अर्थात इसके अंतर्गत बच्चे एक दूसरे की भावनाओं को जानने का, अर्थात कैसे क्या होना चाहिए, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ यह देखा जाता है कि मान लीजिए जहाँ पर भी समावेशित विद्यालय चलाए जा रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल और दिव्यांग दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। तो दोनों बच्चे होते हैं तो इन्हें भी अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए HI बच्चे हैं तो उनका कम्युनिकेशन जो होगा वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से होगा, है ना। तो कहाँ पे ऐसे बच्चों की क्या ज़रूरत पड़ रही है, इनको क्या सहयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है, यह सहयोगी शिक्षण के अंतर्गत देखा जाता है ना। और मान लीजिए वहाँ पर MR बच्चे हैं तो MR बच्चों को भी उनके साथ साथ उनके टीम में बच्चे भी शामिल हैं, छोटे समूह में वो भी शामिल हैं,
जहाँ पर दिव्यांग और नॉर्मल दोनों प्रकार के बच्चे हैं। तो कोई कौशल दिया जा रहा है तो मान लीजिए ये बच्चे जो एमआर बच्चे हैं वो किसी कौशल को सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सीखने की क्षमता या उनका स्तर थोड़ा सा उनसे नॉर्मल बच्चों से कम होता है। तो वहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, इन्हें कोऑपरेट करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होता है, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना, ये शब्द है। ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं, समूह में क्या करते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेट की भावना होती है ना। ये सभी विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, कोलाबरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क भी कहा जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को एक साथ कार्य करने के कई लाभ होते हैं। यह विद्यार्थी को शिक्षक बनने का अवसर देता है। यह एक साथ कार्य करने से विद्यार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कर लेते हैं जो उनकी ग्रेडिंग नहीं करता है। अर्थात सहयोगी शिक्षण से कुछ लाभ भी होते हैं, है ना। क्या लाभ होते हैं कि अर्थात इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सभी बच्चों इसके अंतर्गत बच्चों को क्या करता है, विद्यार्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होता है। अर्थात मान लीजिए जो ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप में मान लीजिए कोई एक बच्चा तेज है, तो वह बच्चा क्या करता है और बच्चों से क्वेश्चन करता है कि बताओ अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। ये बच्चे सभी बच्चे वो समूह के बच्चे नहीं जानते, तो शिक्षक वो क्या करता है, शिक्षक का रोल अदा करता है। अर्थात वह उन्हें बताता है इसका आंसर ये होता है, ये ऐसे लिखा जाता है ना, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो क्या करता है, एक प्रकार से उन्हें क्या करता है, उस समूह में ऐसे बच्चों का शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करता है ना। और क्या होता है कि ऐसे बच्चों को मान लीजिए कोई प्रश्नों के उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता है जो उनकी ग्रेडिंग नहीं करता है। अर्थात ऐसे बच्चों को प्रश्नों का उत्तर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा भी होता है जो उनकी ग्रेडिंग नहीं करता है। अर्थात उसे उनकी ग्रेडिंग नहीं करता है, आपने कितना सीखा है, कितना आपका सीखने का लेवल है, वह उनकी ग्रेडिंग नहीं करता है ना। यह विद्यार्थी को कक्षा के समय एक दूसरे से बात करने एवं जानने का अवसर प्रदान करता है। समूह में कार्य करने से 10वीं 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी एक दूसरे पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है, इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात जो भी 10वीं या 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं तो वो अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए ये बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। और किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है तो उससे क्या करते हैं, उसके लिए तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। या एक उसका जो सहयोगी होता है तो वह बताता है ऐसे नहीं ऐसे ये इस चीज़ को किया जाएगा। तो क्या करते हैं, दूसरे बच्चे उस पर विश्वास करते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। अब वो बिंदु कौन कौन से, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे समूह कार्य आप द्वारा दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए। जो 2 विद्यार्थी द्वारा एक समूह में कार्य करना अच्छा लगता है। 4 विद्यार्थी का समूह भी अच्छा होता है, परंतु इनमें से कुछ विद्यार्थी काम भी नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समूह कार्य मतलब आप द्वारा जो भी समूह बनाया गया है, उस समूह में क्या किया गया, मान लीजिए 2 विद्यार्थियों का समूह बनाया गया तो वह समूह क्या होता है, ठीक होता है ना। तो 2 विद्यार्थियों का समूह सही होता है, उसमें आपस में खूब एक दूसरे का मेल होता है, एक दूसरे का दोनों लोग कोऑपरेट करते हैं। इसी प्रकार 4 विद्यार्थियों का भी समूह अच्छा होता है। ऐसे बच्चे भी एक दूसरे में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे की बातों को समझते हैं, है ना। और क्या करते हैं, परंतु इनमें से कुछ विद्यार्थी काम नहीं करते। कहने का तात्पर्य एक, मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप बनाया गया है, समूह बनाया गया है, हो सकता है उसमें से 3 विद्यार्थी सही से कार्य कर रहे हैं लेकिन एक विद्यार्थी सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। 3 सदस्यों के समूह की संस्तुति नहीं की जाती है, अर्थात 3 सदस्यों का समूह ज़्यादातर नहीं बनाया जाता है ना, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचा जाता है कि 3 सदस्यों की संस्तुति की जाए, है ना। 2 विद्यार्थी मिलकर तीसरे को बाहर
के लिए वोट कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए 3 विद्यार्थियों का समूह बनाया गया, 4 विद्यार्थियों का समूह बनाया गया, हो सकता है 3 विद्यार्थी उसमें से एक दूसरे के एक दूसरे का खूब कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में खूब एक दूसरे का सामंजस्य है, लेकिन जो चौथा है वह उससे नहीं बन रहा है, या चौथा एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, या हो सकता है चौथा जो बालक जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, जो बच्चा है वह हो सकता है दिव्यांग हो, है ना। तो दिव्यांग तो जो ये तीनों लोग बच्चों का ग्रुप है, वो सोचते हैं ये तो दिव्यांग है, ये हम लोग के ग्रुप में सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, है ना। और हम लोग को किसी भी कौशल को सीखने में समझ बाधा उत्पन्न हो सकती है ना। तो जो जो चौथा वाला बच्चा है, जो विद्यार्थी है, तो इस तरह का जब उसके साथ बिहेव करेंगे लोग, तो क्या होगा, अपने आप को कुंठित होगा, है ना, अपने आप कुंठित होगा। वो सोचेगा ये हमारे हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह किसी कौशल को करने में उसका मन नहीं लगेगा था, तो ये बच्चे उनके साथ सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या लगेगा, बुरा महसूस करता है। तो तीसरा विद्यार्थी क्या होगा, बुरा महसूस करता है। अर्थात 3 बच्चों का ग्रुप बनाया गया, तो दूसरे 2 बच्चों का ग्रुप, 2 बच्चे हैं जो उनके साथ कुछ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं या उससे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो तीसरा जो बालक होगा, जो जो विद्यार्थी होंगे, जो विद्यार्थी होगा, वह क्या करेगा, अपने आप को बुरा महसूस करता है ना। आपको प्रायः बैठने की व्यवस्था को बदलते रहना चाहिए। इसलिए जो भी बच्चों का ग्रुप बनाया गया है, जो भी बच्चों का समूह बनाया गया है, उसमें हमेशा क्या करना चाहिए, बैठने की व्यवस्था, जो उनके क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम जो प्लानिंग सीटिंग बनाई गई है, क्लासरूम की व्यवस्था जो है, बैठने की व्यवस्था है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। हो सकता है आज 2 बच्चों का समूह है, तो 2 बच्चों में जो, या 3 बच्चों का समूह बनाया गया, 3 बच्चों में जो कल वाले थे, आज उसमें से 1-2 निकाल करके उसमें उसको कर देना चाहिए, अर्थात इंटरचेंज कर देना चाहिए एक दूसरे को। जब चेंज करते रहेंगे तो ऐसी इन लोगों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, इनके बैठने की व्यवस्था में को बदलते रहना चाहिए। यह एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी पर अधिक निर्भर होने से रोकने में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए इस तरह जब आप इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ का प्लानिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक विद्यार्थी निर्भर होने से, अर्थात जो एक विद्यार्थी सोचता है कि हम ये इसके ऊपर, ये हमको सारा चीज़ बता देगा, ये विद्यार्थी हमको सारा चीज़ बता देगा, हम उसी के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है ना। जब वह नेक्स्ट वह उसको किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, तब वो डिपेंड नहीं होगा, तब वह भी अपने आप से उस कार्य को करने के लिए प्रयास करेगा, है ना। इसलिए इनकी बैठने की व्यवस्था को बदलते रहना चाहिए। समूह कार्य को सभी अध्ययनार्थियों के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि स्वतंत्र कार्य, परीक्षा एवं प्रश्नोत्तरी को अकेले किया जाना चाहिए। अर्थात समूह कार्य जो भी बनाया गया है, सभी अध्ययनार्थियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, है ना, या उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो भी कार्य करना है, तो वह स्वतंत्र कार्य, परीक्षा में प्रश्नोत्तरी को क्या करना चाहिए, अकेले में प्रयोग करना किया जाना जरूरी होता है। ठीक है। प्रत्येक अध्ययन्यास में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करके उनकी धोखाधड़ियों, आलस को दूर किया जा सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या किया गया है, प्रत्येक अध्ययन्यास में, अर्थात जो भी बनाया गया अध्ययन्यास है, उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात उनको सुनिश्चित किया जाता है कि आप इस ग्रुप में हैं, आपकी भागीदारी इसमें है, उसको क्या करना, सुनिश्चित कर दिया जाता है, निश्चित किया जाता है कि आपको इसमें भागीदारी होना है, और उनकी धोखाधड़ी और आलस को दूर किया जा सकता है। अर्थात जब उसको सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि आप इस ग्रुप में हैं, आप इस ग्रुप में हैं, इससे क्या होगा, उनकी धोखाधड़ी, जो उनका आलस होगा, उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जा सकता है ना। ऐसे में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि कक्षा में समूह कार्य किया जाए। इसलिए इस कंडीशन में क्या किया जाए कि जो भी कार्य करना है वह किस में किया जाए, क्लास में किया जाए, है ना। समूह कार्य जो भी करना है वह कक्षा में ही समूह कार्य किया जाए, अर्थात क्लास में ही समूह कार्य को करवाना चाहिए, है ना। कक्षा समय के बाद दिए गए समूह प्रोजेक्ट को सारणी में अंतर होने के कारण असफल होने की अधिक संभावना रहती है।
प्रोजेक्ट के अंत में विद्यार्थियों को एक साथ प्रश्नावली दे दें जिससे वे अपने सहभागियों का चुपके से मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात जो भी इनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, समूह कार्य के लिए जो भी इनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद इन्हें क्या करना है कि सभी विद्यार्थियों को एक प्रश्नावली दे देना चाहिए, है ना। आपको यह प्रश्न दे दिया गया है, अब आप वे अपने सहभागियों का, जब दे दिया गया तो जो उनके सहभागियों का क्या करना है, आपको चुपके से उनका क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, अर्थात उनका मूल्यांकन करना है ना। यह जानकारी यह निर्धारित करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है कि विद्यार्थी ने प्रोजेक्ट में भाग लिया है या नहीं लिया। अर्थात जब प्रोजेक्ट के द्वारा आपने प्रश्नावली दे दिया, तो प्रश्नावली के बाद आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने इस प्रोजेक्ट में भाग लिया है या भाग नहीं लिया है। किसके द्वारा, उसके इवैल्यूएशन के माध्यम से यह पता चल जाएगा। ठीक है। विद्यार्थियों को बताएं कि आपको प्रतियोगिता की श्रेणी नहीं प्रदान की जा रही है, तथा क्या बताना है आपको, विद्यार्थियों को यह भी बताना है कि आपको प्रतियोगिता की श्रेणी नहीं प्रदान की जा रही है ना। तथा आपका निर्धारण आप द्वारा कक्षा में किए गए कार्य से प्राप्त जानकारी के को मिलाकर किया जाएगा। अर्थात जो भी आपका निर्धारण है, आपका जो भी इवैल्यूएशन करना है, वह किसके द्वारा है, आपने कक्षा में ये देखना कि आपने कक्षा में कितने सही तरीके से आपने कार्य को किया है, या अपने समूह में अपने समूह के टीम के अपने समूह के साथ आपने कितने कक्षा में कितने सही तरीके से कार्य को किया है, उसके प्राप्त जानकारी के अनुसार ही मिलाकर किया जाएगा। ठीक है। रेटिंग स्केल, मान लीजिए रेटिंग स्केल क्या है, 1 से 5 है, का उपयोग करके सहपाठी सहयोग के सूचक प्रश्नों के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। अर्थात इनका रेटिंग स्केल करना है, जैसे 1 से 5 का उपयोग करके क्या करना है, कुछ उदाहरण सूचक प्रश्नों का उदाहरण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं, मान लीजिए पहला है प्रोजेक्ट के अपने भाग पर वे कितना कार्य करते हैं। अर्थात प्रोजेक्ट के अपने भाग पर वे कितना कार्य करते हैं, अर्थात जो प्रोजेक्ट इनके लिए बनाया गया है उसके अंतर्गत उन्होंने कितना कार्य किया है, उसका हमें इसके अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। दूसरा है कक्षा समय में वे अपने सहभागियों का कितना सहयोग करते हैं। अर्थात क्लास के समय में वे अपने सहभागियों का कितना सहयोग करते हैं। अर्थात जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी सहभागी हैं, उन्होंने कितना सहयोग किया, उनको कितना कोऑपरेट किया। मान लीजिए कोई भी एक समूह बना दिया गया, समूह के अंतर्गत मान लीजिए इन लोग को कोई क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने समय में देना है, तो उतने समय में आपने दिया तो है कक्षा के समय में, लेकिन वो जो सहभागी हैं उनका कितना सहयोग एक दूसरे के साथ हो रहा है, उस चीज़ को उसमें देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट के लिए निर्णय लेने में उनका सहयोग कितना उपयोगी था। अर्थात प्रोजेक्ट के लिए जो भी इनके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया, उनके लिए जो प्रोजेक्ट इनके लिए निर्णय किया गया है, उसमें उनका सहयोग कितना उपयोगी था। अर्थात उनका सहयोग कितना उपयोगी था, अर्थात इनके लिए जो भी प्रोजेक्ट का बनाने के जो निर्णय लिया गया उसमें उनका कोऑपरेट कितना उपयोगी था, उनके लिए कितना उनके लिए उपयोगी था, इसके अंतर्गत यह देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सहभागियों के साथ कार्य करने में कितनी सरलता हुई। अर्थात जो भी सहभागी हैं उनके साथ कार्य करने में कितनी सरलता हुई, उन्हें कितना आसानी से उस कौशल को सीखे। अर्थात जो भी सहभागी थे उनको जो भी काम दिया गया करने के लिए, या जो भी कौशल दिया गया, अर्थात जो भी उनके लिए प्रश्न दिए गए, उन सारी चीज़ों को करने के लिए इन्हें कितनी सरलता हुई, एक दूसरे के सहभागियों को एक दूसरे को कितना कोऑपरेट मिला, कितना उस कौशल को करने के लिए इन्होंने सरलता महसूस किया, उस चीज़ को देखना है। ठीक है। लास्ट में कक्षा समय में उसने कितने समय तक कार्य किया। अर्थात जो कक्षा का समय था जो निर्धारित किया गया था उसमें कितने समय तक, मान लीजिए उनको 40 मिनट का समय दे दिया गया कक्षा में, तो 40 मिनट का समय दिया गया, उसमें कितने समय तक उन्होंने कार्य किया। क्या उन्होंने 30 मिनट में ही कार्य किया कर लिया, या 40 मिनट के बाद किया, उस चीज़ को उसमें क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, उसको पता किया जाता है कि उन्होंने कितने समय तक कार्य को किया। ठीक है।
इस प्रकार कोलाबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क में सबसे पहले बच्चों का समूह बनाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिगम को बढ़ावा देने के लिए तथा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी बच्चे मिलकर कार्य करेंगे और समूह के सभी सदस्य जॉइंट एफर्ट अर्थात संयुक्त प्रयास के द्वारा रिसोर्स का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों की पूर्ति करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग है, टीम वर्क क्या है, इसके अंतर्गत क्या देखा गया है कि सबसे पहले बच्चों का समूह बनाया जाता है ना। जब हम समूह बना दिए तो इसमें फिर सुनिश्चित किया जाता है कि इस समूह में इतने लोग हैं, है ना, इस समूह के अंदर तो इतने बच्चों की संख्या है, या 4-4 बच्चों का समूह बना दिया गया है ना। तो जब समूह बना दिया जाता है उसको सुनिश्चित कर दिया जाता है तो इसके बाद क्या किया जाता है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, उनको उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें जो भी कौशल दिया जाएगा, उन्हें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उस शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त के लिए क्या करते हैं सभी बच्चे, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको सभी बच्चे मिल करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके उसको कार्य को करेंगे, है ना। और किस तरह से करेंगे, ज्वाइंट एफर्ट के द्वारा, अर्थात संयुक्त प्रयास के, मतलब यार सभी बच्चे अपने अपने प्रयासों के माध्यम से उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसके साथ क्या करेंगे, रिसोर्स का प्रयोग करते हुए, अर्थात उस कौशल से संबंधित जो भी रिसोर्स या जो भी संसाधन का प्रयोग करना है उस संसाधन का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, है ना। अर्थात क्या करना है कि जो भी कौशल दिया गया उस कौशल से संबंधित जो संसाधन लगे, अर्थात जो भी TLMs लगेगा, है ना, तो उस TLM का प्रयोग करते हुए बच्चे क्या करते हैं, अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। अर्थात अपने कार्यों को कैसे पूरा किया जाए, किसके माध्यम से, अपने संयुक्त प्रयास के माध्यम से बच्चे उस कौशल को पूर्ति करते हैं, अर्थात उस कौशल को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को क्या पढ़ाया गया, आज की ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। तो आज आप लोग को क्या पढ़ाया गया कि कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क क्या है, अर्थात सहयोगी शिक्षण और सामूहिक कार्य क्या है ना। अर्थात सहयोगी शिक्षण में कितने बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, अर्थात ऐसे बच्चे को क्या बनने का अवसर मिलता है, अर्थात बच्चे एक दूसरे के भावनाओं को कैसे आदान प्रदान करते हैं, है ना, तथा कितने बच्चों की टीम बनाई जाती है, इत्यादि सभी के बारे में आप लोग को चर्चा हो चुकी है ना। तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिखकर आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए, सहयोगी शिक्षण और सामूहिक कार्य जिसे हम कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड टीम वर्क क्या है चर्चा कीजिए। ठीक है, तो तो आप लोग जिस ग्रुप में आप लोग को जो वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप के माध्यम से आप अपना आंसर असाइनमेंट के तहत लिख कर भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।